जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में। आज आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं और बाद बाकी जो पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए चलते हैं अपनी क्लास के पहले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि मेहनत जारी है, बस किस्मत ने साथ दिया तो नज़ारा हमारा भी देखने लायक होगा। तो बिल्कुल सही बात है, किस्मत तो जारी, वो मेहनत तो जारी है ही, बस किस्मत साथ और दे दे, नज़ारा हमारा वाकई में देखने लायक होगा जब हम। तो एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हो उस हिसाब से आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। देखो अब यहाँ पे दिया गया है, पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो इनमें से आपको बताना है, जो कि आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसको टोटल कितने जीआई टैग मिल चुके हैं अभी तक, तो याद रखना दोस्त 75, मतलब कि 75 जीआई टैग मिल चुके हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने की जो संभावना है वो याद रखना तिरंगा बर्फी। क्या? तिरंगा बर्फी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसे याद रखना, तिरंगा बर्फी, ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो याद रखना ये अब बनारस से संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आज की क्लास में आपको कांस्टेबल और एसआई दोनों पोस्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है मेरे भाई और पूरा करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है। अब ये तो आप कह देंगे कि बल्ब में जो धातु होती है, जो बल्ब में फिलामेंट ऐसे पड़ा होता है ना, देखा होगा जो जल्ला होता है, तो ये जो फिलामेंट ये होता है, ये किसका होता है? टंगस्टन का होता है। लेकिन इसका संकेतक क्या होता है, इसे कौन से अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? डब्लू। मुझे पता है यहाँ पे बहुत से मेरे दोस्तों ने टी भी लगाया होगा, जो कि गलत था। टंगस्टन को देख के लगाया होगा टी, लेकिन गलत था, डब्लू है, याद रखना। और इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो वो क्या बताएंगे आप? तो याद रखना 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, आज थोड़ा जुकाम भी है और फीवर भी है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपसे बस आपका सपोर्ट मांगता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम क्लास को पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि रैम पूर्ण रूप क्या होता है। रैम का यहाँ पे पूर्ण रूप आपको बताना है। देखो आपसे सीपीयू का पूछा जाएगा, यूपीएस का पूछा जाएगा, रैम का पूछा जाएगा, रोम का पूछा जाएगा, एलईडी का पूछा जाएगा, तो ये सब पढ़ के जाना है। अब यहाँ पे आपको रैम का पूछ दिया है, तो आप क्या बताएंगे? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और रीड ऑनल मेमोरी जो है ये किसका होता है, तो याद रखना ये रोम का होता है। फ़ोन में रैम और रोम दोनों आपको पता होंगी जो होती हैं। आप कहते हो कि 464 है, 4132 है, तो ये जो रैम और रोम होती है ना, तो इनका फुल फॉर्म याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है दोस्त कि विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखो एसआई वालों भाई प्रश्न को सही से देख लेना। यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा विद्युत सेल होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो आपने देखा होगा कि आप टॉर्च के अंदर डालते हैं, टॉर्च के अंदर सेल को डाल देते हैं, और जब वो वीक हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, तो उनको निकाल के चेंज कर देते हैं, दूसरा डाल देते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा कौन सा होता है कि आपने जो टॉर्च में सेल को डाला, जब वो लो हो गया उसे फिर से आपने चार्ज कर लिया, तो चार्जेबल जो सेल होता है वो अलग। तो यहाँ से आप याद रखना कि 2 प्रकार के होते हैं। देखो एक तो ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और एक ये क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है, तो उसे सेव कर लेता है और फिर से उसे ऊर्जा में बदल देता है। तो ये आप याद रखेंगे, 2 प्रकार के होते हैं सेल। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखो किस पे आधारित थी, कार्यकाल क्या था भाई, अपनी सभी जो आपकी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सभी को पढ़ के जाना है, क्योंकि ये आपके पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो क्या था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 2007 से 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और पंचवर्षीय योजना का जो आरंभ है वो फर्स्ट थी
1951 में स्टार्ट हुई थी, जिसका सबसे ज़्यादा कृषि पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना अनुच्छेद 1, 2, 3 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। देखो अनुच्छेद 143 भी आपसे 143 भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना ये क्या है, इसमें राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश के जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जी होते हैं उनसे सलाह मशवरा करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सलाह लेने के लिए 143 मतलब 143 याद रखना। तो यहाँ पे अनुच्छेद 164 दे रखा है, इसका भी संबंध आपको पता होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। तो ये आप याद रखना, राज्यपाल जी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है बताओ। ये तो मैंने 164 आपको बता दिया। ये याद रखना कि राष्ट्रपति जी पहले तो नियुक्ति करते हैं, ना कि चुने जाते हैं। क्या होता है, नियुक्ति करते हैं, पहली चीज़। और दूसरा याद रखना ये अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग होता है। क्या, अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त कर्नाटक में है। और ये देखो ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट कर लेना और एक बार देख भी लेना। तो यहाँ पे देखो एक तो आपका ये कर्नाटक हो ही जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक हो जाएगा। हरियाणा में कौन सा है बताइए फटाफट। तो हरियाणा में याद रखना सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य है। कौन सा, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। देखो इसको लिख लेना। गुजरात में आपका कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात में तो मैंने आपको कई बार बताया है आपका गिर नेशनल पार्क, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किस लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है। नंदी हिल्स, भाई मैं आपको बता रहा हूँ 90% बंदा इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। चलिए मैं रुकता हूँ आपके लिए मात्र 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लें, कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि माउंट आबू कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। जो आपका माउंट आबू है वो राजस्थान में है। तो ये भी याद रखना, माउंट आबू आपका राजस्थान हो जाएगा। और देखो यहाँ केरल में आपकी एक मुन्नार हिल्स है। क्या, मुन्नार हिल्स है कहाँ पर, केरल में। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मुन्नार हिल्स आपकी केरल में है, तो ये भी याद रखेंगे। और वैसे तो मन्नार की जो खाड़ी है वो कहाँ पर है बताइए फटाफट, कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं यहाँ पे देखो दिया गया है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पे आप क्या देखो, ये आपका शायद प्रीवियस पूछा हुआ प्रश्न है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो आप बताएंगे 1783 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया। और 1761 में क्या हुआ था, तो इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम क्या है। ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम क्या है। मैंने ये पढ़ा चुका है, मैंने आपके साथ में डिस्कस करा है क्वेश्चन को, कि ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है वियना। क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। और देखो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे। देखो वियना जो है ये आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है और कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो ऑस्ट्रिया की जो मुद्रा है वो है दोस्त आपकी यूरो। क्या है, यूरो है। और देखो जर्मनी की भी यूरो है ना, तो जर्मनी भी आप याद रखना, जर्मनी की जो मुद्रा है वो भी यूरो है। और देखो यहाँ पे जो आपका पाउंड दे रखा है, पाउंड किसकी है बताओ। ये आपकी पाउंड हो जाएगी ग्रेट ब्रिटेन। क्या, ग्रेट ब्रिटेन की जो है आपकी पाउंड हो जाएगी। और रुपया तो आप सभी को पता है अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सभी को पता होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। आपका 89 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न भाई कांस्टेबल वालों नोट कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो कल मैंने 20 क्वेश्चन मात्र किए थे, उस क्लास को जरूर देख लेना। क्या था कि अचानक बीच में आप समझ सकते हो कि फ़ोन मेरा धोखा दे गया और फिर मुझे रुकना पड़ गया। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति है
पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो कितनी है? 27 किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो 27 किलोमीटर क्या मीटर में है ना? 27 किलोमीटर का जो भ्रमण है कितने समय में करती है? 1 मिनट में करती है? 1 मिनट में करती है ना? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? सुएज नहर जो है ये कब बनकर तैयार हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताना 1869 में। 1869 ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? क्या 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? देखिए इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। और कहाँ पर? एथेंस में हुई थी। कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो सुएज नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखना 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखना, 168 किलोमीटर 1869 में बनकर तैयार हुई थी। देखो यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 69 है, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो आप तुरंत बताएंगे इसका सही जवाब कि भैया ये तो बोला जाता है किसे? एशिया को। किसे बोला जाता है? एशिया को बोला जाता है। और देखो मैंने अभी आपसे पृथ्वी का भ्रमण तो पूछा ही था, लेकिन मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में कितना देशांतर पृथ्वी घूमती है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, मुझे याद आ गया, क्योंकि ये प्रश्न जब मैं देख रहा था वहाँ पे ये भी था कि आपसे ये भी पूछा गया था 1 घंटे में पृथ्वी जो है कितना देशांतर घूमती है, खासतौर पे कॉन्स्टेबल वालों। जवाब करिएगा, ये आपके लिए प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं 15 डिग्री। तो यहाँ पे आप ये खास तौर पे याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? आपके लिए ये 20 क्वेश्चन कुछ अलग है, और इसके बाद जो आपके 30 क्वेश्चन रह रहे हैं वो आप देखेंगे बिल्कुल अलग तरीके के हैं, ठीक है। इसमें कांस्टेबल एसआई और जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, मतलब 19 में पूछे गए थे वो, और क्या पूछा जा सकता है वो प्रश्न जो आपको इस 30 के अंदर देखने को मिलेंगे भी। यहाँ पे आप पहले तो इसका बताइए कि कितना स्थल पृष्ठ का कितना भाग है वो रेगिस्तान है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? फटाफट बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5वां, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो दोस्त रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और यहाँ पे प्रश्नों को सटासट करते चलना है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? आपका सही जवाब दोस्त कोलकाता होना चाहिए। और भोपाल में क्या? देखो मैंने उस दिन क्या बताया था? भारत भवन। क्या बताया था? भारत भवन जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में है। देखो दिल्ली में क्या है? आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसकी समाधि स्थल दिल्ली में है। अब ये मैंने देखो एक प्रश्न पूछ लिया आपसे, और इसका कमेंट में जवाब आप करोगे, ये मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और काफ़ी बार सभी को पता होगा कि 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। और किसके सिग्नेचर होते हैं ये तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं, और बाद बाकी जो भी है वो आपके RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? देखो ये आप खास तौर पे एसआई वालों इसका जवाब करिएगा। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? भाई ये तीनों मुंशी प्रेमचंद के हैं, गोदान गबन और रंगभूमि, और तब तक मैं याद कर रहा हूँ और कौन सा होता है। देखो एक था सेवा सदन, ठीक है, एक था आपका सेवा सदन, ये भी इन्हीं का था, ठीक है, सेवा सदन। पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास। देखो सेवा सदन, और इनका एक प्रेमाश्रम था, प्रेमाश्रम, तो वो भी देखो। टोटल कितने थे? चलो टोटल बता दो। टोटल इनके कितने थे? 15 थे। कितने? 15 थे। अब चलो मुझे बताओ इसमें इनमें से इन 3 में से आप बताओ मुझे कि सबसे अंतिम उपन्यास जो है वो कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब आपका गोदान होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे काफ़ी मेरे दोस्तों ने किया भी होगा इसका सही जवाब, और जिसने भी किया होगा कल के कमेंट में कल की क्लास में सबसे पहले, जैसे जहाँ पे मैं वो लाइन 2 लिखता हूँ ना, एक नए पेज पे वो 2 लाइन और साथ में आपका कमेंट, ठीक है, जितने भी लोग करेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ से 20 से चेंज होने लगे क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो आप तुरंत बताएंगे भैया अनुच्छेद 32, जो कि यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और 17 जो है, देखो भाई कांस्टेबल वालों सही से देख लो भाई, 17 जो है ये अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए है। तो ये भी आप याद रखेंगे किससे संबंधित है? अस्पृश्यता उन्मूलन।
और देखो 19 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, बोलने की स्वतंत्रता होती है 19 एवं, जैसे पत्रकारों को किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। देखो ग्रह तो आप बता देंगे कि भैया बृहस्पति है, अरे क्या हुआ, ठीक है, ग्रह तो आप बता देंगे भैया बृहस्पति है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर उपग्रह पूछेगा तो क्या बताओगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए गैनीमेड, गैनीमेड जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और देखो यहाँ पे अगर आप डीमोस को देख रहे हैं, डीमोस को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि डीमोस भी कुछ है, तो ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं ये सबसे छोटा है। क्या है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये सबसे छोटा है उपग्रह। तो ये आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि नीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो तुरंत बताओगे भैया पृथ्वी को बोलते हैं। नीला ग्रह किसे बोलते हैं, पृथ्वी को। लेकिन यहाँ पे फंस जाओगे जब मैं पूछूंगा कि हरा ग्रह किसे बोलते हैं, अब बताइए आप। तो याद रखना वरुण को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, वरुण को हरा ग्रह बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो आज मैं यहाँ पे ना कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए देखो यहाँ पे दिया गया है थाल घाट व भोर घाट कहाँ अवस्थित हैं। थाल घाट व भोर घाट कहाँ अवस्थित हैं, तो इसका आप क्या लगाएंगे, फटाफट जवाब लगाइएगा। देखो यहाँ पे दो घाट मैंने आपको बताया, थाल घाट व भोर घाट, ये कहाँ पर हैं, तो आप तुरंत बताएंगे भैया ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका पाल घाट कहाँ है, बताइए पाल घाट कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, फटाफट बताइएगा। अब चलो इसका आप जवाब तब तक करिएगा, लिखिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लिपु लेक जो आपका दर्रा है वो कहाँ है, लिपु लेक, तो लिपु लेक कहाँ है ये भी बताइएगा। देखो पाल घाट और लिपु लेक दोनों बताओ। देखो पाल घाट आपका केरल हो जाएगा और लिपु लेक आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे दोस्त, ये आपके लिए पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में सभी प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे आपको। देखो ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ ग्राम पंचायत का गठन किस उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मेरे हिसाब से क्या होगा और आपके हिसाब से क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो यहाँ पे अनुच्छेद 40 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40। और देखो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे कहा है और ये प्रश्न पूछा जाएगा, इतना मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 35 बताइए किससे संबंधित है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखना हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए, हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 35 है। और अनुच्छेद 25 क्या है, इसमें धर्म एवं धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की प्रचार एवं धर्म की स्वतंत्रता जो है वो आती है अनुच्छेद 25 में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। अहमदाबाद देख के मत लगा देना, गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे उत्तर भारत पूछा है और ऐसे ही प्रश्न भ्रमित कर देते हैं हम लोगों को। तो उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो वो अपना कानपुर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर भारत का पूछेगा तब आपको बताना है अहमदाबाद, भारत का अहमदाबाद आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। अभी मैंने 11वीं पूछी थी, अब यहाँ पे मैं 9वीं पूछ रहा हूँ। देखो मेरी क्लास को देखते रहना दोस्त, हर क्लास से आपको एक आध क्वेश्चन मिलेगा। और देखो साथ में बता दूं कि आपकी करंट अफेयर की जो क्लास है आप किसी भी चैनल पे कहीं भी विजिट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ यार। तो आप भी किसी ना किसी चैनल से करंट अफेयर जरूर पढ़ें, क्योंकि आपके 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इतना मैं आपको कंफर्म कराता हूँ। और बाद बाकी यहाँ से क्लास से आपको 1-2 क्वेश्चन तो हर क्लास से मिल रहे हैं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो आपको बता रहा हूँ कि वो आप याद रखना 1997 से 2002, 1997 से 2002 आपका सही हो जाएगा। और देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर पूछेगा तो क्या बताओगे। तो 9वीं का ये रहा, तो याद रखना 97 पे खत्म हुई होगी, तो यहाँ पे आपकी 8वीं आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और पहली का क्या था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे, तो तुरंत बताएंगे भैया उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और कितने प्रतिशत ये करता है, मतलब इसका जो डाटा है एवरेज है वो क्या है, तो याद रखना ये टोटल का 32.42% अकेले देता है। 32.42% जो है उत्पादन अकेले करता है। तो ये आप याद रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
और मुझे लगता है कि जब मैं इतना फास्ट चलता हूँ, इतनी जल्दी क्वेश्चन को करता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो। आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यार एक लाइक तो यार बनता है, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है एनटीपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। एनटीपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? एनटीपीसी का जो आपका पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा? तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन हो जाएगा भाई, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन आपका जो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है वो कौन सा होगा? तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मैंने जैसे कि उस दिन बताया था आपको, रासायनिक ऊर्जा से जो है रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? ऊष्मा में ऊर्जा में बदल देता है। तो वो क्या थी? वो आपकी कैंडल थी, मोमबत्ती। भाई मोमबत्ती क्या होती? जलती है तभी तो ऊष्मा चेंज कर देती है ना। तो यहाँ पे बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है। तो इसमें आपको स्पीकर मत लगा देना, वरना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है स्पीकर। भाई जब देखा होगा, जब उसमें करंट जाता है तभी तो वो बजता है। तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को बदलता है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताना भैया सितार हो जाएगा, ऑप्शन बी। सितार का जनक कौन था बताओ? सितार का जनक कौन था? क्या आमिर खुसरो था? बताइए, क्या आमिर खुसरो था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट। और हिंद का तोता किसे बोला जाता था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो यहाँ पे दिया गया है शरावती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। शरावती, देखो ये आपके लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शरावती वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका सिमोर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सिमोर में पड़ता है। तो अब आप क्या करोगे बताओ? अब आप ऑप्शन में क्या लगाओगे? यहाँ पे आपका जो सिमोग है, सिमोग, ठीक है। तो ये आप सही जवाब क्या लगाओगे? इनमें से कोई नहीं, लेकिन नहीं मैं बता दूं ये कर्नाटक में पड़ता है। ये भाई जो सिमोर आपका है ये कहाँ? ये कर्नाटक में पड़ता है। और देखो यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सा पड़ता है बताओ? उत्तराखंड में कौन सा पड़ता है? तो वो आपका पड़ता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट नेशनल पार्क जो आपका है वो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अब देखो गुजरात में मैंने अभी आपको क्या बताया था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ लिखा करें, लेकिन दोस्त आप लिखते नहीं हो। उससे पता क्या होता है? उससे क्वेश्चन का आंसर करने की स्पीड बढ़ती है। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाए यार, लेकिन हमारी एक स्पीड मेंटेन रहती है, बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे दिया गया है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये देखो एसआई वालों और कांस्टेबल भाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप तुरंत बताएंगे ऑप्शन बी कि अमीटर हो जाएगा भैया यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे मैंने 20 मिनट हुए हैं हम लोगों को और 30 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि अब 5 मिनट में हमारे बाद बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्लास को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय सभा के वित्त समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय सभा नहीं, संविधान सभा के वित्तीय समिति के अध्यक्ष पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये भारतीय गलत टाइप हो गया, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे संविधान आपका आ जाएगा। संविधान सभा के वित्तीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी भी थे, आपको पता ही होगा। और देखो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये भी पूछा जा सकता है भाई। ऐसा ही वालों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप तुरंत बताना एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और जे.बी. कृपलानी से याद रखना कि मौलिक अधिकार के उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। भाई भारत के पहले सिख राष्ट्रपति पूछे गए हैं, तो आपको क्या पता है? इनमें से बताइएगा फटाफट। नहीं पता है तो नोट कर लो, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 7वें नंबर के थे। कौन से नंबर के? 7वें नंबर के। देखो ये भी पूछा जा सकता है। और आप याद रखना कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति जी के भी बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि उनका पूरा कार्यकाल नहीं हुआ था। तो ये भी आप याद रखना। और तीसरे कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये भी आप याद रखें। और पहले मोमडन राष्ट्रपति थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये भी आप याद रखेंगे।
और देखो भारत के पहले जो सिख प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्या मनमोहन सिंह जी थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय आइंस्टीन के जो रूप में नागार्जुन को जाना जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए गए हैं। क्या, और देखो इनसे मैं एक चीज़ और आपको बताऊं जो हो सकता है पूछ लिया जाए कि माध्यमिका दर्शन का जो संस्थापक थे, माध्यमिका दर्शन के जो संस्थापक थे वो भी नागार्जुन जी थे। चाणक्य से याद रखना है आपको क्या, कि इनकी अर्थशास्त्र पुस्तक याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, ये भी आपको याद रखना है। देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बाणभट्ट जी क्या थे, तो इनसे याद रखना हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट जी थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो चलते हैं दोस्त क्या अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि किस शहर का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। देखो इंद्रप्रस्थ, आपने महाभारत देखा होगा, देखा है ना। अब इंद्रप्रस्थ बताओ। तो इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली का नाम था। किसका नाम था, दिल्ली का नाम था, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे उज्जैन जो है, उज्जैन का पुराना नाम क्या अवंतिका था, बताइए क्या अवंतिका था। पटना का पुराना नाम क्या था, पटना का पुराना नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पटना का पुराना नाम क्या था, क्या पाटलिपुत्र था क्या, कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। देखो रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो यही है, आपको यही पता होना चाहिए कि जोन तो बाद की बात है, मैं डेली बताता हूँ आपको हर क्लास में। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप 18 के 18 जोन जो है नोट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का जो संबंध है वो किससे है। तो देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है, तो आप क्या बताएंगे, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अगर नहीं पता है तो दोस्त नोट कर लो, 14 अप्रैल 2008। सही बता रहा हूँ ना, 14 अप्रैल 2008 हो जाएगा इसका सही जवाब। और समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, क्या भारत पाकिस्तान के बीच में चलती है, बताना कमेंट बॉक्स में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका सही जवाब बताइएगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो सही जवाब है, मैंने कल भी आपको बताया था, NH44। और ये कांस्टेबल वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है किस रेलवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है, रेलवे कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, किस एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है। तो किस एक्सप्रेस वे का नाम घोषित किया गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। देखो आपकी शक्ति उड़ान है, महिलाओं से संबंधित एक उड़ान योजना है, महिला उड़ान योजना ऐसे करके है। लेकिन सिर्फ अगर उड़ान पूछेगा तो अगर आपसे सिर्फ उड़ान पूछता है तो नगर विमानन से संबंधित हो जाएगी। और देखो आपकी कृषि से भी संबंधित है और महिलाओं से भी संबंधित है, लेकिन उनके नाम में थोड़ा सा अंतर है। नाम के आगे, उड़ान के आगे कोई ना कोई शब्द लगा है, जैसे महिलाओं का है तो महिला उड़ान योजना करके है कुछ, तो ऐसे आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए क्या मार्च में स्टार्ट होता है, क्या अप्रैल में या जुलाई में। तो भाई देखो कहते हैं ना कि क्लोजिंग है, 31 मार्च आ गया है, अब सारे विभाग बहुत बिजी रहेंगे, ये रहेगा वो रहेगा, तो ये एंडिंग होती है 31 मार्च को, तो स्टार्ट भाई कब होगा, 1 अप्रैल को होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर गलत और ये भी आंसर गलत हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो है 1 अप्रैल हो जाएगा। तो चलते हैं अपना अगले प्रश्न की तरफ। सामान और सेवा कर GST लागू करने वाला पहला देश था, भाई भारत में कब हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ पहले, आप तो ये बताओ कि भारत में कब हुआ था। तो भाई भैया हमें याद है शायद 1 जुलाई 2017 थी ना, क्या 1 जुलाई 2017 थी। अब देखो पहले तो इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं कि लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो वो था फ्रांस। अब बात करते हैं कि इसने कब करा था, भाई हो सकता है कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना 1954 में किया था। कब किया था,
1954 में किया था। तो चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय, देखो ये लास्ट के क्वेश्चन जो होते हैं हार्ड होते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। जो भाई रुकता है मेरे साथ, देखो 30 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर संबंधित क्वेश्चन होते हैं। जो रुकेगा उसे पूरी क्लास के सभी प्रश्न मिलेंगे। देखो यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन पूछा गया है, तो ये 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये भाई मिर्जा गालिब ने देखा था। ये कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। इसमें 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे कौन? मंगल पांडे जी। जहाँ पर क्या करा था? विद्रोह कर दिया था। क्योंकि जो देखो ऐसे पूछा जाएगा कि 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? प्रश्न यही सेम डिक्टो यही आता है लिख के कि 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त सिपाहियों को कारतूस प्रयोग में देना, ये था मैन, मतलब चर्बी युक्त कारतूस जो था उसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना 1866 में की थी। अरे 1866 बताना ये था कहाँ पर की थी? लंदन में। कब की थी? तो 1866 में। देखो मुझे ना याद जो होता है, मैंने प्रश्न पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ये जैसे ही मुझे ये याद आ गया एकदम से कि 1866 में की थी, लेकिन मैंने प्रश्न पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कब की थी। तो यहाँ पे दिया गया है 1907 की कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। ये देखो पहले तो नोट कर लेना, अध्यक्षता किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए डॉक्टर रास बिहारी घोष जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन देखो 1915 याद रखना, यहाँ पे आपसे 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? इसमें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। अब देखो 1919, ये तो मैं रोज ही बता देता हूँ आपको, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप याद रखेंगे। सॉरी, देखो यहाँ पे दिया गया है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी ये प्रश्न आपके लिए दोस्त रामबाण साबित होंगे। एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर, आप किसी भी, क्योंकि ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गीता रहस्य नामक ग्रंथ पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे दिया ही नहीं है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था, लेकिन यहाँ पे मोरारजी देसाई, राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ, तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी लगा देंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। लेंस की क्षमता का मापन क्या है? लेंस की जो क्षमता का मापन है वो डायोप्टर होता है, और प्रकाश वर्ष जो है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी होती है उसे नापते हैं। पृथ्वी से किसी भी उसका जो दूरी होती है वो नापते हैं, और किलोमीटर तो आप सभी को पता होगा, रोज बाइक चलाते हो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाल, यहाँ पे बाल का मात्रक लिखा है दोस्त, मिस्टेक होगी, यहाँ पे बल का मात्रक होना चाहिए, ठीक है। बल का मात्रक या एसआई क्या है? तो बल का जो मात्रक या एसआई है वो है न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो आप ये याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है वो किस घटक पर निर्भर करता है? तो आप क्या बताएंगे? घनत्व पर करता है भैया, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरा जय हिंद।